हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन लेक्चर, जो आपके एमपीपीएससी जीपीएससी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, इसलिए मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर लेके आई हूँ। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करते हैं। पहले तो फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये मैग्ना कार्टा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें से एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया है, मैं बताऊंगी आगे आपको। पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में आता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो आर्टिकल 25 टू 28 तक आता है। 5th नंबर का है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 और 30 के अंदर में आता है। ठीक है, 6th नंबर का राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में आता था। इसको डिलीट कर दिया गया है। कब डिलीट किया गया था इसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया था 1978 में। ठीक है, नॉट 42nd, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया था 1978 में। जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था वो आया था 1976 में, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी को कब डिलीट किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया था। ठीक है, फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? जिसमें हम हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करा सकते हैं। इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 डिलीट किया गया है, अब उसको कहाँ पे लग दिया गया है? अब उसको एक फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है और उसको आर्टिकल 300 में रख दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 300 में रखा गया है और पार्ट 12 में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस के लिए है कि आर्म्ड फोर्सेस के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वो आर्टिकल 33 में है। फिर मार्शल लॉ, जब मार्शल लॉ हमारी कंट्री में इम्पोज होता है उस टाइम कौन कौन से लॉ रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है। पावर ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का के ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। वो किस में है? आर्टिकल 35 में है। तो ठीक है, आपको सारे आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल 14 से लेके 35। एक बार बार आप इनको रिवाइज कीजिए, आपके माइंड में स्टिक हो जाना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशनल 29 से 30। ठीक है, फिर आता है हमारा 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट कर दिया गया है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। फिर आता है हमारा आर्म्ड फोर्सेस के लिए आर्टिकल 33। फिर आता है मार्शल लॉ के लिए फिर आर्टिकल 34 और पावर ऑफ फंडामेंटल राइट टू द पार्लियामेंट आता है आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 12 से 16। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 12, वो क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट मतलब जहाँ पे भी स्टेट वर्ड यूज़ होगा फंडामेंटल राइट में, उनका क्या मतलब होगा? ठीक है, उसका मतलब होगा सारी गवर्नमेंट बॉडी, सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और कोई भी प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वो सारी किस में आएंगी? स्टेट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 13, जिसमें लॉ को डिफाइन किया गया है। बोला गया है कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्टेंट करता है, मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। वो कौन कौन से लॉ हो सकते हैं?
परमानेंट लॉ जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है। टेम्प्रेरी लॉ मतलब ऑर्डिनेंसेस जो टेम्प्रेरी टाइम के लिए होते हैं, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, टेम्प्रेरी लॉ को भी सस्पेंड कर सकता है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कोई लॉ पास किया है, पेपर पास किया है और उसमें ऐसा कुछ रूल दे दिया है जिसकी वजह से हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो वो लॉ भी क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है, पहले ऐसा बोला जाता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं वो लॉ के अंडर में नहीं आएंगे और उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पहले ये प्रोविज़न था टिल 1973। फिर 1973 में आया एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी हम चैलेंज कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। एक्चुअली केशवानंदा भारती के केस में ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको पहले भी बताया था। ये हमारी बिल्डिंग है, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, 4 रूम बनाने हैं, 2 किचन बनानी है, 3 रूम बना, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो बाहर का बिल्डिंग ब्लॉक है प्लॉट का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, किस स्टेट मतलब ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि सारे लॉ जो है वो इक्वल हैं सबके सामने। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको भी क्या डिनाई नहीं कर सकता। अब ये 2 कॉन्सेप्ट समझिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो सबके लिए लॉ सेम है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी क्या होता है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, जो बिस्किट के पैकेट पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है वो रिच को भी 2 रुपये देना है और पुअर को भी 2 रुपये देना है। जो इनडायरेक्ट है वो सबको देना है इक्वली। तो ये होता है इक्वल बिफोर लॉ, मतलब हर पर्सन इक्वल है लॉ के सामने, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। ठीक है, प्रेसिडेंट तो नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट को तो कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, लेकिन कोई भी पर्सन चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, उन सबको इक्वल समझा जाता है लॉ के सामने। दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये इसको आप समझ सकते हो डायरेक्ट टैक्स की तरह। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सब पे इक्वल टैक्स नहीं लगता है। जो इंसान जितना कमाता है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, मतलब जो जितना केपेबल होता है उसके ऊपर उतना टैक्स लगता है, जो केपेबल नहीं होता है उसके ऊपर नहीं लगता है। मतलब इसमें क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है। पहले सबको इक्वल ग्राउंड पे लेके आया जाता है, फिर उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है, उसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, इसमें एक्सेप्शंस है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी, एमएलए, इन सबको कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ठीक है, बाकी सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। इसमें लिखा है स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली मतलब इन्हीं ग्राउंड के ऊपर सिर्फ किसी इंसान को, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कास्ट की बेसिस पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ रेस की बेसिस पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे नहीं कर सकते हो। ये सेकेंडरी ग्राउंड हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन ओनली ग्राउंड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं क्योंकि वो एक वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आते हैं। सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि वो सोसाइटी से पिछड़ गए हैं। तो सिर्फ उनकी बेसिस पे हम कर सकते हैं, उनको अलग सी चीज़ दी जाती है जिससे कि हम उनको हमारी सोसाइटी की सेम पोजीशन पर लेकर आ सकें। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक जो भी नोटिस निकालती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, सबके लिए इक्वल है, इक्वल फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, किसी का भी हो। सब, अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है तो उसको सब फिल कर सकते हैं। अब ये मत पूछने लगना अगर सीए का फॉर्म निकला है तो क्या इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, नहीं, वो एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। आपने जिस स्ट्रीम की पढ़ाई की है आप उसी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबके लिए होता है जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है।
अब एक्सेप्शन क्या होता है, पार्लियामेंट कैन मेक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना रिजर्वेशन देते हैं एससी और एसटी या ओबीसी वालों के लिए, तो वो अलाउड होता है। स्टेट भी क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है। क्यों दे सकती है, क्योंकि सोशल इक्वालिटी लेके आनी है। अब वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले जो किया गया था वो सोशल इक्वालिटी के लिए किया गया था। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके लिए उसको एग्जामिन करने के लिए आया था मंडल कमीशन 1979 में। मोरारजी देसाई जो थे हमारे पीएम, उनकी अंडर में जो गवर्नमेंट आई थी वो मंडल कमीशन उन्होंने लेकर आए थे। फिर मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था। मंडल कमीशन ने क्या नया कॉन्सेप्ट दिया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था कि ओबीसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब जो वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो रिपोर्ट थी उनको एग्जामिन किया था 1992 में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था 10% टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्यों रिमूव कर दिया था, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हर कंट्री में वीक रहेंगे लोग, अगर इकोनॉमिकली रिजर्वेशन देने लग जाएंगे तो फिर ऐसे तो कभी रिजर्वेशन ख़त्म ही नहीं होगा। सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जो एससी और एसटी की पॉपुलेशन है जिनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन दिया है। इसलिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लेके आए थे मंडल कमीशन, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और 27% रिजर्वेशन किसको दिया गया, ओबीसीज के लिए अलाउड कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन अब वापस से ये 10% ईडब्ल्यूएस वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया गया है, अभी 2019 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें और तीसरा क्या है, एक्सक्लूड क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर देंगे। टोटल जो लिमिट होनी चाहिए रिजर्वेशन की वो 50% होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो बेचारे जो जनरल के लोग हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। कोई कैरी फॉरवर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि अभी जो लोग जो सीट्स निकाली थी अगर वो वैकेंट रह जाती हैं तो ऐसा नहीं कि वो अगले साल भी जोड़ दिया जाए, तो ऐसे तो 50% लिमिट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा प्रमोशन में, ऐसा मंडल कमीशन ने बोला था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 70 बताता है एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी होती थी, ये प्रैक्टिस की जाती थी, लोगों को अनटचेबल माना जाता था, इस प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया गया है। ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 17 में लिखा है। बी आर अम्बेडकर ने मेनली ये चीज़ कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले टाइटल्स दिए जाते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये सारे जो टाइटल्स हैं उन सबको हटा दिया गया। अवार्ड्स दिए जा सकते हैं लेकिन अवार्ड्स को हम एज अ टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते, एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कभी हम ऐसा कभी जो सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न, कभी वो ऐसा बोल सकता है कि मैं हूँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं बोल सकते। मीडिया उनके लिए बोल सकती है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो उनको सिर्फ क्या कर रही है, ओनर दे रही है, ठीक है, लेकिन वो खुद इंसान यूज़ नहीं कर सकता है टाइटल एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स में यूज़ नहीं कर सकता है अवार्ड के टाइटल को, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 19 से 22 के बीच में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर लंबा ना हो इस वजह से फंडामेंटल राइट के 2 या 3 पार्ट्स आएंगे, उतने में आप देख लेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट जो है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।